नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता, सिलीगुड़ी 24x7 न्यूज़। कुछ बात इनके साथ दिन रविवार। उस शख्स से मिलाने से पहले मैं एक चंद पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि थे बचपन में हम लोग देखते आ रहे थे में दुनिया मुट्ठी कितनी दूर तक सच्चाई है ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। लेकिन मैं उस सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूँ, ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूँ जो एक सरसों के दाने में पूरी की पूरी दुनिया उनकी उस सरसों में समाई जाती है और वो सरसों को हम चुटकी में ले सकते हैं। और इसका पूरा का पूरा श्रेय रमेश शाह जी को जाता है। सिर्फ सिलीगुड़ी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कहिए आदरणीय रमेश शाह को जाता है कि वो सिर्फ दुनिया को मुट्ठी में नहीं, दुनिया को चुटकी में रखने के लिए लोगों को सिखाते हैं। आइए मैं आपसे रूबरू कराता हूँ कुछ बात इनके साथ दिन रविवार। रमेश शाह जी, माइक्रो आर्टिस्ट और द ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको अच्छा, सबसे पहले बात तो मैं अपने चैनल सिलीगुड़ी 24x7 न्यूज़ की तरफ से कि आप इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी आपने हमें समय दिया। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूँ मैं, आपके जो सूक्ष्म कला है उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। सबसे पहले बताइए, जो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरत हो गया, आप जो फाउंडर मेंबर हैं ह्यूमन राइट के लिए, सबसे पहले ये बात बताइए हमारे दर्शकों को कि ह्यूमन राइट तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन आपके जिस ह्यूमन राइट का जिस तरह मैंने देखा कि अभी कुछ दिन में पहले आप चेन्नई भी गए थे, अब फिर जाने वाले हैं, या नेपाल में भी इस तरह से आप करना, तो इस ह्यूमन राइट को, इसके फाउंडर मेंबर आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि हम इस तरह से के एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाएं? सबसे पहले सिलीगुड़ी 24 को मेरे तरफ से नमस्कार है। मैं आपको बता दूं कि मैं छात्र जीवन से राजनीतिक में था और राजनीतिक मैं करता था और सोशल वर्कर भी था। समाज के लिए बहुत काम किया था उस समय में भी। लेकिन दिक्कत ये थी, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से सेवा करना। हालांकि सच्चे मन से हम लोग करते थे, लेकिन उतना माइलेज नहीं मिलता। लोग ये देखते थे कि ये किसी भी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से। तो बहुत साल तक राजनीति किया मैंने और ये आज करीब करीब 6 साल हुआ मैंने तमाम राजनीतिक पार्टी छोड़ दिया। और राजनीतिक पार्टी छोड़ करके मेरी इच्छा थी कि मैं एक प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां से मैं निष्पक्ष लोगों का सेवा कर सकूं। बस यही सोच लेकर के मैं चला और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया। आज ये ऑर्गेनाइजेशन देश के 24 राज्यों में कार्य कर रहा है और बहुत बेहतर काम कर रहा है। और हम भी यहाँ जो है इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को मैं मदद कर रहा हूँ। यही इसके ऊपर में हम फिर आएंगे। एक बात है, सबसे बड़ी बात हमने जाना है, आप पूरे सिलीगुड़ी के जितने हमारे दर्शक हैं सभी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आपको सबसे बड़ी आप एक पहचान है कि 40 साल से आप माइक्रो आर्टिस्ट हैं। पिछले 40 साल से माइक्रो, मतलब कि जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सूक्ष्म कला में जिस तरह से आप ये हैं। तो एक मैं अपने दर्शकों की तरफ से ही मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि हर आदमी में पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं, तो आपको खुद पे कब एहसास हुआ कि मैं माइक्रो आर्टिस्ट ही मेरी एक सबसे अच्छी पहचान और एक सबसे अच्छी जगह है जिसमें मैं कुछ कर सकता हूँ? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको बता दूं कि इस धरती पर जो भी जन्म लेता है अपना कर्म लेकर के जन्म लेता है और ईश्वर ने उसको कुछ न कुछ दे करके ही भेजता है। लेकिन पहचानना जरूरी है। मेरे ऊपर भगवान का बहुत बड़ा कृपा है और भगवान का कृपा नहीं रहता तो मैं इस मुकाम तक कतई नहीं पहुंच पाता। और एक देश का सच्चे नागरिक होने के नाते मैं एक कलाकार भी हूं और मैं ये सोचता हूं कि ईश्वर ने जो मुझे दिया है उसको ईमानदारी से मैं उसको एक्सेप्ट करूं और लोगों में बांटूं। क्योंकि आने वाले कल में जो पीढ़ी आएंगे तो हमारे जो काम है उसको देख करके वो भी अनुसरण करेंगे। ये हमारी
जो सोच इस प्रकार की होना चाहिए। रही बात माइक्रो आर्ट की, तो मैं बचपन 5 साल का जब उम्र था तब से मैं आर्ट करता था, बहुत सारे आर्ट करता था। वाटर कलर करता था, वॉक्स पेंसिल से काम करता था, पेंसिल से आर्ट करता था, साथ साथ में छोटा छोटा लिखता भी था। मैं बहुत छोटा छोटा लिखता। तो इसका एक मज़ेदार कहानी भी है। माइक्रो आर्ट का जो जो सूझ मुझे जहाँ से मिली है, उसका एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हंसने वाली बात। क्लास 7 में जो हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे वहाँ, तो उस दिन इतिहास के जो सब्जेक्ट का परीक्षा था, मैंने बहुत सारे पढ़ लिए थे, कुछ कुछ पढ़े नहीं थे। तो मैंने चीटिंग करना शुरू किया, चीट बनाना शुरू किया, और मैंने एक पेज का एक छोटा सा कागज़ के टुकड़ा पर मैंने चीट बनाया, जो कि बहुत छोटा छोटा मैंने लिखा था। और इतिहास का परीक्षा शुरू हुआ, बहुत सारे प्रश्नों का हल मैंने लिख दिया, लेकिन जो कठिन था उसका चीट तो मेरे पास था, और मैं उस चीट निकाल करके चीटिंग करने लगा। मैं पकड़ा गया, पकड़ा तो गया, लेकिन सर ने चीट को देखा और सर ने मुझे पूछा कि तुमने ये क्या लिखा है इसमें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत डर गया था। मैंने बोला, सर ये लिखा है, एक पेज है, ये इतिहास का इस सब्जेक्ट का जो पेज है उसमें सब कुछ लिखा है। उन्होंने बहुत चेष्टा किया पढ़ने की, वो पढ़ नहीं पाए। तो मुझे पूछे कि तुमको दिखाई देता है? मैंने बिल्कुल दिखाई देता है। कुछ हद तक डर थोड़ा कम हुई, और टीचर ने 2-4 और टीचर को बुला करके उस चीज़ को दिखाया। बोला, इसने ये चीट बनाया है, इसने कहा, ये बोल रहा है कि एक पूरे पेज का एक छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा है। तो डांट तो थोड़ा पड़ी। मैं माफी, वो पेन से था कि पेंसिल से था? वो पेन से ही था, पेन से था, और पेन उल्टा करके मैंने लिखता था। मैं कलाकार हूँ और कुछ न कुछ जुगाड़ तो कर ही लेता हूँ। तो कुछ डर खत्म हुआ, और चीट तो सर ले गए, चीट कर नहीं पाया। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। 1980 में मैं कॉलेज गया। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद में 82 में एक एग्जीबिशन हुआ भानुभवन दार्जिलिंग में हुआ, और मुझे मौका मिला वहाँ के अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोगों के साथ में एक एग्जीबिशन करने का। और मैंने एग्जीबिशन में अपना फाइन आर्ट रखा। उस समय तो माइक्रो आर्ट मैं नहीं करता था, और मुझे पता नहीं था कि माइक्रो आर्ट क्या होता है, छोटा लिखता था। वहाँ जब मैंने एग्जीबिशन में चित्र रखा, जिसमें 2 राजस्थानी चित्र थे, एक पहाड़ का चित्र था, वेल पेंटिंग था, और उतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे दार्जिलिंग के। उन सभी आर्टिस्टों के बीच में मेरा भी कलाकृति को प्रदर्शन किया गया। बंगाल के तब के तत्कालीन गवर्नर बीडी पांडे जी ने ओपनिंग किया था। काफ़ी लोगों ने मेरे कलाकृति को सराहना की। उसके बाद 83 में और एग्जीबिशन हुआ, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने मेरी कलाकृति को सराहना की थी। उसके बाद मैं चला गया, कॉलेज ख़त्म करने के बाद में मैं मिरिक आया। मिरिक से मैं चला गया काठमांडू, और काठमांडू में मैंने 6 महीना थांका किया। उनका क्या होता है, जब मैं दर्शकों को बताना चाहूँ? थांका टिबेटन आर्ट को बोलते हैं, वो भी पार्ट ऑफ माइक्रो आर्ट के ही। तो थांका करने के बाद में मैं आ गया। उसके बाद में मैंने, मेरे जो परिस्थिति था, घरेलू जो परिस्थिति था, वो ठीक नहीं था, और मैंने कलाकृति को छोड़ दिया 10 साल। लेकिन छोड़ तो दिया, लेकिन कला का जो भीतर में एक वो था, जो एक तान कह सकते हैं, या खून का जो उबाल कह सकते हैं। उबाल, ये उबाल जो है मेरा मन में हमेशा रहता था।
जो भी हो, बहुत दुख भी उठाया मैंने। 1994 से मैंने सोचा कि मैं एक अलग मुकाम बनाऊंगा कला क्षेत्र में। तब मैंने चुना माइक्रो आर्ट। और मैं आपको बता दूं कि माइक्रो आर्ट के साथ साथ मैं फाइन आर्ट, मॉडर्न आर्ट, मूर्ति भी बना लेता हूँ, डिजाइन भी कर लेता हूँ। स्क्रैप जो टूटे फूटे चीज से जो डिजाइन करना होता है वो भी करता हूँ। कचरे को सोना बना देते हैं सब। साथ साथ में खाना भी अच्छा बना लेता हूँ। और कोई ऐसा चीज नहीं है कि भगवान ने मुझे नहीं दिया है। ईश्वर ने मुझे मुझे बहुत कुछ दिया है। तो मैं माइक्रो आर्ट 1994 से मैंने शुरू किया। सबसे पहले मैंने हिंदी सिनेमा के जो गायक कलाकार हैं, लता मंगेशकर से लेकर के किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, 15 गायक कलाकार का नाम मैंने एक चावल के दाने पर मैंने लिखा। सिर्फ एक ही दाना पे एक ही दाना पे 15 कलाकार 15 कलाकारों का, गायक कलाकारों का नाम लिखा। हिंदी में कि इंग्लिश में? वो इंग्लिश में था। उसके बाद जो शोहरत मिलना शुरू हुई, तब से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज मेरे पास में 2000 से ज़्यादा माइक्रो आर्ट है और कोई ऐसा आर्ट नहीं है कि मैंने नहीं किया। इसी बीच 1 मई 2003 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेंबरशिप आया मेरे पास में। उसके बाद मैं बहुत सारे काम करते गए, छोटे छोटे किताब भी बनाए जो विश्व रिकॉर्ड है। सबसे जो मेरा बेहतर कलाकृति है वो आपका एक सरसों के दाने पर पूरा विश्व का मानचित्र है। एक सरसों के दाने पे, तो सरसों के दाने पे भी पीला जो सरसों जो होता है, जिसको आमतौर पे कोई राई भी कहते हैं, या जिससे हम लोग तेल निकलता है, उस पे उसकी क्या कोई आपका, जिस तरह से आपने जो बनाया एक पूरी की पूरी दुनिया की तरह, उसको अगर देखने के लिए हम लोग किस तरह से बनाया, हमारे दर्शक भी जानना चाहे, अगर उसको कोई देखना भी चाहे तो किस तरह का? क्योंकि बनाना भी सबसे बड़ी बात है, देखनी तो दूर की बात है। ये सभी के लिए आश्चर्य का बात है कि ये इतने छोटे मैंने आर्ट बनाया, वो भी नग्न आंखों से बनाया मैंने। कोई उसमें मैंने यंत्र शामिल नहीं किया। ऐसे लोगों को देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास लगता है और मैंने विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके मैंने वो किया। वर्ल्ड मैप बना करके उसमें 3 महासागर का नाम भी लिखा है। उसके बाद एक चावल के दाने पर 115 भारत के मानचित्र बनाए मैंने। इंडिया मैप 150 मैप ऑन अ सिंगल ग्रेन ऑफ राइस। उसके बाद में एक पोस्टल पोस्टकार्ड पर पेंसिल से 86,000 बार राम नाम लिखा मैंने। जो आमतौर पे जो 15 पैसा 25 पैसा में जो पहले पोस्ट कार्ड जो मिलता था पहले, अभी तो बंद हो गई है। उसको लिखने में मुझे 6 महीना का समय लगा। कितना टाइम टाइम देते थे आप इसको? जैसे लिखने में ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक बैठे, फिर भी डेली एक तो टाइम का एक तो समय सीमा होती है। यही तो सबसे बड़ी बात है कि इतना व्यस्त समय में, आज के समय में भी मैं अपना कलाकृति को छोड़ता नहीं हूँ। मैं जब भी फुर्सत में रहता हूँ तो मैं बना लेता हूँ। बस एक जुनून था माइक्रो आर्ट में कुछ कर गुजरने का, तो मैं लगातार काम किया। और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि एक विश्व का सबसे छोटा किताब बनाया मैंने, 4 mm बाई 5 mm का। 4 mm बाय 5 mm का सबसे किताब। छोटा, विश्व में सबसे छोटा किताब है। उस किताब में क्या चीज उस की? किताब में मैं बताता हूँ, 223 देशों का नाम मैंने उसमें लिखा। उसी किताब में 65 विश्व विख्यात व्यक्तियों का नाम भी मैंने उसमें शामिल किया। ये अभी विश्व रिकॉर्ड में मेरा गया। और एक मैंने चश्मा बनाया 5 मिलीग्राम का, गांधी चश्मा। वो किस चीज से बना हुआ था? वो वेयर से बना है, तार से ही बनाए हैं? तार से बना है। लेकिन सबसे कठिन काम मेरे लिए वो था, क्योंकि मैंने 3 महीने बहुत मेहनत किया और मेहनत बहुत काफ़ी किया और मुझे लग रहा था कि मेरे से बन नहीं पाएगा। लेकिन कहने वाले ने सही कहा है कि अपना प्रयास हमेशा जारी रखना चाहिए, और जो प्रयास जारी रखते हैं वो सफल भी होते हैं।
और मैं सफल हो गया और वो चश्मा भी बनाया। 5 विश्व रिकॉर्ड मैंने इसमें किया है। उसके अलावा देश में जब वंदे मातरम गीत पर जब विवाद हुआ, मैंने एक चावल के दाने पर पूरे वंदे मातरम गीत लिख दिया। उसी प्रकार से राष्ट्रीय गान जन गण मन, इस पर भी विवाद हुआ, मैंने उसको भी एक चावल के दाने पर लिख दिया। यूं कहें, मेरा कलाकृति जो है देश के प्रति समर्पित है। और मैंने जितनी भी चित्र बनाए हैं, या नाखून में हो, या चावल के दाने पर हो, या छोटे छोटे कागज के टुकड़े पर हो, ये देश विदेश से जुड़ा हुआ शब्द विषय रहता है। उसी प्रकार से मैंने चावल के दाने पर 42 स्वतंत्रता सेनानियों का तस्वीर मैंने बनाया। विश्व विख्यात दर्शनार्थ ये हिस्टोरिकल प्लेसेस इन सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी मैंने ये ताजमहल को भी मैंने बनाया जिस समय में ये वोटिंग चल रहा था उस समय में। और मैं इसी प्रकार से बड़े बड़े जो घटना दुर्घटना होता है, इस पर मैं चित्र बनाता हूँ, इसका इतिहास का साक्षी बन जाता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हम लोग तो काफी छोटे थे, छोटे तो नहीं थे जब कॉलेज लाइफ में हमने भी सुना था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला भी आपने नाखून पे बनाया था। हाँ, उस समय में मैंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का बनाया था और बहुत पूरे दुनिया में मेरा ये न्यूज़ में चला। और उसके बाद में इराक वार का सीरीज बनाया था, ये चला। कारगिल वार का जो हो रहा था उस समय में मैंने सेनाओं का जो हौसला बढ़ाने के लिए मैंने उसका सीरीज बनाया था। ये भी काफ़ी चर्चित, यो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे ख्याति मिली। और बस यही है, मैं कर रहा हूँ अभी भी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय मदेशीय वैश्य सभा सिलीगुड़ी 2013 में रमेश जी को उन्होंने कानू रत्न दिया था कि कानू समाज है, अपने आप में एक ही कानू की बात है। और सबसे पहले जितने भी कानू स्वजाति जो बाहर से आए थे, एक बार 2003 में कानू स्थानीय कानू भवन में एक सम्मेलन हुआ था। 2001 में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ रमेश जी ने अपना वक्तव्य रखा। तब पूरे हमारे स्वजाति ने, वैसे पहले भी जानते थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे स्वजाति जितने भी हैं, उन्होंने तब जाना था कि हमारे स्वजाति में भी एक माइक्रो आर्टिस्ट है। जब इन्होंने अपनी बात रखी थी, जिस दिन यहाँ पे माननीय अशोक भट्टाचार्य जी ने जब आके उसका ओपनिंग किया था, उस सम्मेलन रखा था। और इसी के कारण उसके बाद हम लोग देखा, ऐसे भी हमारे समाज में बहुत यहाँ पे जितने मैंने सुना है, अखिल भारतीय मदेशी वैश्य सभा ने 2013 में आपको कानू रत्न भी दिया। ये तो हो गई बात। अब एक बात और मैं बात जानना चाहूँगा कि 5 अगस्त 2020 समझिए तो हिंदुस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि राम मंदिर का ये चीज हुआ। और पूरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशस से भी लोगों का फोन आया। सब ऐसा एक शख्स है, खास करके सिलीगुड़ी के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सब कहा कि लोग नाखून काट देते हैं, फेंक देते हैं, पर उन्होंने नाखून में राम मंदिर जो भविष्य में तैयार होने वाला, उसका पूरा का पूरा एक चित्र एक नाखून में बनाया। जरा इसके बारे में थोड़ी सी बताइए। मैंने आपको बता दिया कि ऐसे मौका मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ और ऐसी ऐसी घटनाओं का चित्र बना करके मैं फेमस हुआ हूँ और लोग याद करते हैं। रही राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो मसला है, बहुत पुराना मसला था। और जब हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जज ने जो राम जन्मभूमि के पक्ष में जब राय दिया, तो ये बहुत खुशी का माहौल था और पूरे देश के लिए, और सभी जाति धर्म के लोग भी इसके लिए स्वागत किया। बहुत शांति रूप से इसको स्वीकार किया, देश ने स्वीकार किया। और मेरी भी इच्छा थी कि मैं राम जन्मभूमि मंदिर का जब विवाद जब समाप्त हो जाएगा, तो जब मंदिर बनना शुरू होगा, तो उसका मॉडल मैं बनाऊंगा। बस मैंने बनाया, और मैंने बनाया तो भगवान राम जी का नाम लेकर के बनाया। और बहुत सारे चित्र जब बनाता हूँ तो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन राम जन्मभूमि का जो मॉडल है राम मंदिर का, ये तस्वीर जो है मेरे हाथों से बहुत सुंदर बना और बहुत जल्द बन गया। बस यही है, भगवान के कृपा। रमेश सर, एक बात बोलते हैं, हर चीज में हर कलाकार कहीं ना कहीं, अभिनेता
भविष्य में जाके मैं दूसरी बात पे आता हूँ और आशा है मुझे इसका सही जवाब मिलेगा। खिलाड़ी रिटायर के बाद हिंदुस्तान की जहाँ तक एक परिभाषा है राजनीति में जाते हैं, अभिनेता या अभिनेत्री रिटायरमेंट बोली या उस चरम सीमा पे हुई है तो ये चीज़, या बड़े बड़े बिजनेस भी राजनीति में आते हैं और राजनीति में एक अच्छा मुकाम भी बनाते हैं। और अगर मान लीजिए अगर उनसे नहीं होता लेकिन फिर भी एक राजनीति में किसी न किसी तरह से जुड़े रहते हैं। मैं माइक्रो आर्टिस्ट रमेश शाह से नहीं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के रमेश शाह, एक आम रमेश शाह से बात कर रहा हूं जो अपने आप को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के बहुत फाउंडर मेंबर हैं। उस राजनीति में कब जाएंगे और राजनीति उनके लिए क्या मायने रखती है? मैंने आपको बता दिया कि मैं छात्र जीवन से ही राजनीति करता था और मैं उस समय की तो एक राजनीतिक परिवेश अलग थी, लेकिन अभी की मैं बता रहा हूँ, उसी लाइन पर ही मैं बता रहा हूँ। राजनीतिक मेरे लिए कोई नया नहीं है। और रही बात राजनीतिक में जाने नहीं जाने के लिए, मैं अपने भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ और भगवान मुझे जो आदेश देते हैं मैं उसका पालन करता हूँ। ईश्वर ने जो आदेश हमको ईश्वर देंगे, भगवान हमको देंगे, मैं उसका बखूबी पालन करूंगा। लेकिन ऐसे मेरे मन में ऐसा कोई भावना नहीं है। मैं अभी जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूँ, राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ, और इस नाते मैं देश का सेवा कर रहा हूँ। देश का सेवा इस प्रकार से कर रहा हूँ कि जहाँ आज के समय में पुलिस प्रशासन कहें या कोई भी कहें, एक लाचार पीड़ित लोगों का आवाज़ सुनने के लिए कोई बैठा नहीं। लेकिन मैंने ये मुहिम चलाया कि कम से कम हम लाचार पीड़ित और उपेक्षित लोगों का सेवा करें। और सबसे ज़्यादा समस्या जो है घरेलू उत्पीड़न का, महिलाओं का भी है, पुरुषों का भी है। घरेलू उत्पीड़न में कहीं कहीं महिला के ऊपर में उत्पीड़न होता है तो कहीं कहीं पुरुषों के ऊपर में भी होता है। मैं रोकने के लिए कि आप पहले शख्स हैं, ऐसे बहुत शख्स हैं कि जिन्होंने ये बात भी रखी कि पुरुष उत्पीड़न की बात। रीजन क्या होता है कि हर जगह पुरुष बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इसके लिए भी मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से आपको धन्यवाद देंगे कि पुरुष के भी बात, पुरुष का भी तकलीफ, क्योंकि वो भी तो आखिरकार वो भी एक मनुष्य है, उसका भी बात आप लोग रख रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन। मैं उसी लाइन से बात कर रहा था। ह्यूमन राइट्स में आने के बाद में हजारों केस मैंने सोल्व किए और मुझे इतने सारे अनुभव प्राप्त हुए हैं। मैं समझता हूं कि उत्पीड़न उत्पीड़न होता है। उत्पीड़न को किसी वर्ग और व्यक्ति से नहीं देखा जा सकता। उत्पीड़न पुरुष के ऊपर, मैंने पहले भी बात, पुरुष के ऊपर में भी होता है, महिलाओं के ऊपर में भी होता है। तो हम लोग ये उत्पीड़न के मामले हुए या डिवोर्स केस के मामले हुए, ये या करप्शन का हुए या किसी का छिनताई का हुआ या किसी का दबाने की बात हुआ, नर्सिंग होम में जो धांधली चलता है इसके विषय में हुआ, जो गरीब आदमी को हमको सहारा करना चाहिए, हम लोग उस हिसाब से हम लोग का सहारा करते हैं। और एक काम हम लोग ये भी कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी देश का सेवा है कि जो अदालत में लाखों करोड़ों केस जो बोझ बनते जा रहा है उसको हल्का करना भी हमारी जिम्मेवारी है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम इस नज़र से देखते हैं कि अगर हम कम से कम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा केस जब हम अपने संगठन के अंदर हम सुलझा लें तो अदालत की जो केस की बोझ है बहुत हल्की हो जाएगी। अगर मैं गलत नहीं, पूरे इंडिया के मैं बात बता रहा हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमने सुना है कि हिंदुस्तान में अभी भी करीबन 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है और अगर जज की बात है तो मुश्किल से 25 से 30 हजार है। मैं यही बात बता रहा हूँ कि एक आदमी अगर केस लड़ता है तो उसको 3 साल 4 साल 5 साल जिंदगी बीत जाता है और उसका घर का संपत्ति भी खत्म हो जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन में मैं दर्शक लोग को भी ये भी बताता हूँ कि कभी भी किसी भी मुद्दे में एक बड़ा क्राइम छोड़ करके छोटे मोटे घटना पर कभी भी थाने में जाकर के कंप्लेन नहीं किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि केस होता है, केस होने के बाद में केस में कुछ होता नहीं है, 2 साल 3 साल 4 साल केस लड़ता है, एक मन भारी होता है, दुश्मनी पैदा होता है,
अगर जे चाहे, हम लोग तो वही काम कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे घटनाओं को हम लोग ऑफिस में बुला करके सुलझा देते हैं और बहुत खुशी होते हैं। जो जिस जिस जिन लोगों को हम लोग केस मिला देते हैं और सुलझा करके घर भेज देते हैं, वो बहुत सारी खुशी होते हैं। तो ये हमें भी बहुत खुशी मिलती है कि चलो कम से कम एक घर को तो आज मैंने बचा दिया, कल दूसरा आएंगे, दूसरे को बचाएंगे, परसों तीसरे आएंगे, तीसरे को बचाएंगे। तो ये मिशन मेरा चल चल रहा है अभी तक। आपका आपने तो बहुत अच्छी बात की, ह्यूमन राइट की। ह्यूमन राइट आपने सोचा। अब मैं रमेश शाह एज अ हस्बैंड, रमेश शाह एज अ प्राउड पापा और रमेश शाह एज अ प्राउड फादर इन लॉ, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये आपका जो माइक्रो आर्टिस्ट वाला काम हुआ, ये आपका ह्यूमन राइट, ये बहुत सब्र का काम है। तो इस परिवार के साथ और आपका काम के साथ एडजस्ट कैसे कर पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, मुझे अब मैं अभी यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ माइक्रो आर्ट में, इतने ऊंचे मुकाम मैंने हासिल किया। अगर परिवार मेरा साथ नहीं होता तो ये संभव नहीं था, क्योंकि मैं जब घर में काम करता हूँ तो मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चे लोग ही मुझे मदद करते हैं और उन लोगों का भी इच्छा रहता है कि पापा कुछ नया करें, और मैं नया करते गया। बच्चे लोग भी उत्साहित हुए और ये सपोर्ट हमें हमेशा मिला। और आज भी मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो बच्चे लोग का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। और सिर्फ बच्चे लोग का ही नहीं, सारे लोगों का, मैं जितने भी मुझे चाहने वाले, मेरे कलाकृति को जो पसंद करते हैं, मुझे उत्साहित करते हैं, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। उन लोगों के चलते मैं आज मैं माइक्रो आर्टिस्ट, प्रख्यात माइक्रो आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता हूँ। अच्छा सर, एक बात और आती है कि हर आदमी का कहीं ना कहीं एक खुशी वाला माहौल होता है। तो आपके जो मुकाम पे, या तो ऑर्गेनाइजेशन का ले लीजिए या रमेश साहब या माइक्रो आर्टिस्ट लीजिए, कहीं ना कहीं एक मन में किस कोई रिग्रेट? मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ और मैं ग्रास रूट से उठा हुआ इंसान हूँ। मैं इस मुकाम में पहुंचने के बावजूद में भी, मैं पहले जो रमेश था आज भी वही रमेश हूँ और आने वाले दिन में भी वही रहूंगा। मेरे में कोई बदलाव नहीं है और मुझे मजा आता है कि मैं हर प्रकार के व्यक्ति से मिलता हूँ, हर जगह जाता हूँ और लोग मुझे काफी पसंद करते हैं। अगर मैं सोचूं कि मैं बड़ा आर्टिस्ट बन गया और बड़े आदमी बन गया, तो जो रास्ता मैं चल करके आया यहाँ तक, वो रास्ता मेरा छूट जाएगा और वो रास्ता मैं छोड़ना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग होते हैं कि ऊंचे मुकाम पहुंच जाने के बाद में वो नीचे देखते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा मैं वही सोचता हूँ कि मैं ग्रास रूट से उठा हूँ और आज भी मुझे नहीं लगता कि मैं उतना बड़ा आर्टिस्ट बन गया हूँ और मैं बड़ा आदमी बन गया, नहीं। मैं अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ और ये मैं हमेशा करते रहूँगा। जब तक मेरा प्राण है, मेरा सांस चल रहा है, तब तक मैं कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही। बात करने की तो इच्छा हमारी भी है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा हमारे तमाम दर्शकों के लिए, अगर आप इजाज़त दे तो जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े नामचीन हिंदुस्तान के शख्सियतों के साथ एक बार मैं अपने तमाम दर्शकों का ये सब तस्वीर दिखाना चाहूँगा, और जिसमें शाहरुख खान जी हैं। आप जरा एक मिनट यहीं बैठिए, मैं अपने तमाम दर्शकों मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ से। देखिए, माइक्रो आर्टिस्ट यहाँ पे जिस तरह से देख सकते हैं, हमारे बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के साथ इन्होंने राजू श्रीवास्तव, दिवंगत अमर सिंह, दिवंगत हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रीय यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हैं मन्ना दे, शत्रुघ्न सिन्हा।